Hello everyone. So today we are going to start with a new topic, which is investment allowances. We did the first part, which is the investment allowance under section 32 AD in the last class. We covered this in the last class. Now today we are going to do the rest of the investments or allowances that are allowed under the HIT PGBP. So this particular allowance was covered. What was it about? It was about setting up new plant and machinery in notified backward areas. So there are some notified backward areas which have been listed by the government, or you can say CBDT. In those areas, if you set up new plant and machinery, you get an investment allowance under section 3280. Now what is this investment allowance? ये investment allowance क्या बोलता है? ये आपको एक डिडक्शन देता है at the rate of 15% of your actual cost. सो बेसिकली अगर आपने 100 लाख रुपीस का कोई मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी सेटअप की किसी बैकवर्ड एरिया में, सो यू गेट 15 लाख रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 32 AD. This is given as a deduction from the head PGBP. Okay, so there were one or two things that we did in this particular section. हमने इसकी बात की थी कि जब हम वर्ड प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं, वी नो दैट ऑन एवरी टाइप ऑफ कैपिटल एसेट देयर इज अ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो इस पर हमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है क्या? यस, मिलता है. नाउ इट इज अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग. So this is something that we have read today, we have read before and covered before. तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन में पढ़ा था. तो क्या इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा? यस. मैंने आपको एक बात बोली थी, हर उस प्लांट एंड मशीनरी पर जिस पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल रहा है अंडर सेक्शन 32 AD, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन 100% मिलेगा ही मिलेगा. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन में दो कंडीशन थी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड वो प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन के लिए यूज होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट अलाउंस अवेल करने के लिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड देयर इज दिस थर्ड कंडीशन. सो देयर इज वन मोर एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 32 AD. करेक्ट? तो मतलब यहाँ पर जो एसेट्स जिसको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल रहा है उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिल ही रहा होगा, दैट इज फॉर श्योर. तो क्या तीनों चीजें मिलती हैं? नॉर्मल भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलेगा. यस, मिलेगा. एंड वी डिड अ सम आल्सो in regard to this. All right, so let us move on to the next. There was this one question that we did. हाँ जी, ये वाला सम हमने कल लास्ट क्लास में किया था. Now there was a question कि यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 35% और 17.5% कैसे आ रहा है? तो मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ जहां हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात की थी. There was this point which was skipped in the class में से skip हो गया था वो point, और शायद नोट्स में भी नहीं था. Later on I've added it. So let me just take you back to where we did this additional depreciation clause. See, over here, increased rate of depreciation. This is our additional depreciation. Right? तो यहाँ पर हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट क्या देखा था? 20% जनरली. ठीक है, ये कब मिलता है? प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है when it is used for production or manufacture of any article or thing. Right? एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 35% हो जाएगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 35% हो जाएगा. कब? जब assessees use setting up manufacturing units in notified backward areas. मतलब अगर assessee नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में प्लांट एंड मशीनरी लगा रहा है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू आर्टिकल और थिंग, तो यहाँ पर बोल दिया कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20 से इंक्रीज करके 35 कर दिया. ठीक है. हाफ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन केस ऑफ एन एसेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज. अगर 180 डेज से कम यूज किया है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन तो क्या होगा? 35% का हाफ लग जाएगा. जैसे नॉर्मली किसी भी डेप्रिसिएशन का हाफ लगता है वैसे 35% का हाफ लग जाएगा. दैट मीन्स एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी 17.5%. करेक्ट? तो इसीलिए इस केस में 35% लगेगा. तो अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ एडिशनल, मतलब इसे समराइज करते हैं.
अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी है और मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन के यूज में आप इस प्लांट एंड मशीनरी को ले रहे हैं, तब नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा सर, यस। एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, यस। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस रेट पर लगेगा? एट द रेट ऑफ 20%, करेक्ट है। क्या इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा? No, not yet, because there is one more condition given in the case of investment allowance which has not been satisfied till now. Now let me tell you, if there is a new plant and machinery, there's manufacture and production being done by using that new plant and machinery, and then there is this setup has been done in notified backward areas. अब इस केस में क्या क्या मिलेगा सर? नॉर्मल डेप्रिसिएशन, यस। एडिशनल डेप्रिसिएशन, yes. Investment allowance under section 32 AD, yes. Normal depreciation अपने रेट पर मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन किस रेट पर मिलेगा? एट द रेट ऑफ 35%. इन्वेस्टमेंट अलाउंस वुड बी 15%. अगर ये हाफ हुआ तो हाफ मिलेगा, ये हाफ हुआ तो हाफ मिलेगा, ये तो मिलना ही नहीं था। यहाँ पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन अगर 180 डेज से कम के लिए यूज किया है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हाफ, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ। इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्या हाफ मिलता है क्या? नो, इट विल बी अवेलेबल इन फुल। इन्वेस्टमेंट अलाउंस फुल मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने कंपैरिजन करके देख लिया। आई डोंट थिंक आफ्टर दिस देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ अ डाउट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। वी आर कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट। So we covered this example also we did in the last class. Now let us move on to second type of investment allowance. Now as the name suggests, आप heading पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, expenditure on scientific research. So every country wants to do R&D, ठीक है। हर कंट्री चाहती है कि हम कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, और वो बिजनेसेस को भी प्रमोट करती है कि आप भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें दो तरह की चीजें हो गई। हर कंट्री में बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस में कंट्री चाहती है कि हम इनोवेट करें, और वो इनोवेशन कैसे पॉसिबल है? साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, देयर आर लॉट मेनी काइंड्स ऑफ इनोवेशन। तो क्या सारे इनोवेशन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं? दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च इज डन और कैन बी डन इन द फील्ड ऑफ साइंस, ऑलराइट। सो ऐसा नहीं होगा दैट देयर इज समथिंग बीइंग डन इन केस ऑफ मैंने कोई मोबाइल फोन का इनोवेशन किया, कुछ मैंने टच स्क्रीन में एक नया फीचर ऐड कर दिया, या मैंने उसके ओएस में कुछ नया फीचर ऐड कर दिया, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज scientific research. Scientific research is different. We are going to study about it. So I was just telling you that innovation is not the same as scientific research. So do not confuse innovation with scientific research. Scientific research is different, innovation is different. So what is this investment allowance given for? It is given for scientific research. अब साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनीज हैं, दे आर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च, उनका तो काम ही है। फॉर एग्जांपल रैनबैक्सी की अगर मैं बात करूं, या सिप्ला की मैं अगर बात करूं, तो दे हैव यू वोंट बिलीव बट दीज कंपनीज जितना ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इन्वेस्ट नहीं करती, उससे ज्यादा ये R&D में इन्वेस्ट करती हैं। These companies are investing more in research and development compared to their manufacturing and production. क्योंकि अगर यहाँ पर इन्हें सक्सेस मिली तभी जाकर इसमें सक्सेस मिलती है, ठीक है। सो देयर इज वन वे वेयर द कंपनीज, जो कंपनी है उनका बिजनेस ही यही है, कुछ इसी टाइप का बिजनेस है जहां पर साइंटिफिक रिसर्च पॉसिबल है। तो हमने बोला कि कंपनीज आप चाहें तो आप भी साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरा तरीका साइंटिफिक रिसर्च का क्या होता है? देयर आर इंस्टीट्यूट्स
देर आर इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जाम्पल टाटा का इंस्टीट्यूट है मुंबई के पास, वहां पर इट इज अ बिग बिग रिसर्च सेंटर. देर आर कॉलेजेस जैसे आपके IIT and other colleges are also there which are continuously doing some research. There are institute colleges, universities which are specifically there for research purpose only, or maybe they are doing something else and side by side they are doing some research as well. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी रिसर्च कर रही हैं. कुछ इंस्टीट्यूट्स और कुछ, जैसे मैंने आपको टाटा सेंटर का नाम, टाटा सेंटर के बारे में बताया, तो वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ही होता है सर, और कुछ नहीं. वहां पर कैंसर के मेडिसिन के बारे में रिसर्च हो रहा है, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें इनके बारे में, डिसीजेज जो लीथल डिसीजेज है वहां के बारे में रिसर्च हो रहा है. So they are continuously doing research. They hire top level scientists from all around the globe and they are paying them to do research only. So now they need funds also. They also need funds, right? So basically मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, the research can take place in two ways: by the businesses themselves or by specific institutions or organizations which have been set up by the government only for the purposes of research. So now why would somebody, इनका तो समझ में आता है कि सर इनका तो काम ही यही है कि रिसर्च करें ताकि इनका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि ये R&D करेंगे तो ये नए ड्रग्स बनाएंगे, नई मेडिसिन बनाएंगे और उनको आगे सेल करेंगे या किसी को उसका कॉपीराइट दे देंगे, उसका फॉर्मूला दे देंगे, तो दे विल अर्न फ्रॉम ऑल दैट. बट नॉर्मली कोई पर्सन जो कि इस टाइप के बिजनेस में नहीं है, व्हाई वुड ही इन्वेस्ट इन रिसर्च? सो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देती है कि आप अगर रिसर्च में इन्वेस्ट करोगे. अच्छा एक बात बताइए, मैं क्या काम कर रहा हूँ सर? मेरा लेटर से आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज. ठीक, अब मैंने अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कैंसर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई एक्सपेंस पे कर दिया, मतलब पैसा दे दिया किसी को, so will I get deduction of that? Tell me, is it an expense in my business? मेरे बिजनेस का खर्चा है क्या? मेरे बिजनेस में मैं कैंसर के ट्रीटमेंट का कुछ काम कर रहा हूँ, will I get, is this expense related to my business? No. Will I get a deduction of this expense from my business? No. क्योंकि जब बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है तो एक्सपेंस का डिडक्शन क्यों मिलेगा, राइट? तो अगर ऐसा हो जाता, नो बिजनेसमैन वुड हैव इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड. तो यहाँ पर एक स्पेशल इंसेंटिव देने की जरूरत पड़ी बिजनेसेस को और लोगों को कि आप या तो खुद इनोवेशन कर रहे हैं, खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, यू कैन डू दैट. इफ यू आर अच्छा सर, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम खुद कर रहे हैं तब तो हमें मिलता, हम खुद कर रहे हैं R&D, अगर हम खुद अपने ही प्रोडक्ट पे R&D कर रहे हैं तब तो हमें एक्सपेंस मिलना चाहिए था, तब भी नहीं मिलता था. क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि ये जो जिस प्रोडक्ट पे आप R&D कर रहे हैं, तो जिन प्रोडक्ट्स पे आप R&D कर रहे हैं वो अभी एग्जिस्टेंस में तो है नहीं. वो तो आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि कभी शायद कभी एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, तो हम अभी से आपको डिडक्शन उनका क्यों दे दे जो चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. सो these were all the reasons. So इसी के लिए सेक्शन 35 was introduced और यहाँ पर बोला कि अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में तब आपको डिडक्शन मिलेगा. तो बस इतनी सी बात है एंड देयर इज नथिंग मोर टू इट. लेकिन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च दैट दे आर promoting or they are trying to इंक्लूड अंडर द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन. तो हमें वो देखना है कि किस किस रिसर्च के बारे में ये बात करें. हमें ये समझना है कि साइंटिफिक रिसर्च है क्या एग्जैक्टली इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा हमें देखना है कि कब कब कितना कितना डिडक्शन मिलेगा, 10%, 20%, 50%, 100%, कितना डिडक्शन मिलेगा. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. ओके, चलिए. This section provides deduction with respect of scientific research. There are various provisions providing deductions for contributing towards scientific research relating to their business. तो कुछ सेक्शंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, वो बोलते हैं कि अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर लगाओगे आप रिसर्च में पैसा तो आपको डिडक्शन मिलेगा. इन सम केसेस
Deduction is available towards contribution done towards certain institutions and research centers. तो कुछ ऐसे प्रोविजन है वो बोलते हैं कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड भी ना ही लगा रहे हो, अगर कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में लगा रहे हो तब भी हम आपको उसका डिडक्शन क्लेम करने देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे रिसर्च सेंटर नहीं कि कल को हमने किसी ने रिसर्च सेंटर ओपन कर लिया और हम उसको करोड़ों का डोनेशन या करोड़ों का एक्सपेंडिचर करते जा रहे हैं और उसे बिजनेस में क्लेम करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट रिसर्च सेंटर्स आर नॉट अलाउड। प्राइवेट एज इन ऐसे ही किसी ने रिसर्च सेंटर ओपन कर लिया एंड दे आर टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं वहां पर करोड़ों रुपए देके, दिस कैन नॉट हैपन। ओनली द इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च सेंटर्स विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर आप इनमें डोनेशन देंगे या इनमें एक्सपेंडिचर कुछ करेंगे तभी डिडक्शन अलाउड, ठीक। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। एनी एक्टिविटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी। तो इन सब से रिलेटेड नेचुरल साइंस हो, अप्लाइड साइंस हो, या फिर मतलब इसमें एग्रीकल्चर को भी ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट देयर। एग्रीकल्चर को के से रिलेटेड जैसे कई क्रॉप्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्रॉप्स आल्सो जहां पर रिसर्च चल रही है कि इनका प्रोडक्शन या फिर यील्ड कैसे इंक्रीज की जाए, तो उसके केस में भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एनिमल हस्बेंड्री, आप एनिमल हस्बेंड्री या फिर उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। इवन फिशरीज, ठीक है। तो सारे सभी स्पीशीज को और सारे ही लोगों को यहाँ पर ले लिया गया। चलिए, अब मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेबल बनाई है, यहाँ पर हम देखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ डिडक्शंस आर देयर अंडर सेक्शन 35, ठीक है। तो देखना है क्या किस किस नेचर के एक्सपेंस है, हमें क्या क्या देखना है यहाँ पर कि भाई डिडक्शन कब मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे तब डिडक्शन मिलेगा, एक तो ये चीज देखनी है। दूसरी चीज क्या देखनी है, हाउ मच, कितना डिडक्शन करेंगे तब मिलेगा, ठीक है। दो चीजें हमें ये देखनी है बस, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड कंट्रीब्यूशन मेड टू, मतलब कहाँ आपने एक्सपेंस किया या फिर कहाँ आपने कंट्रीब्यूशन दिया, वो इस टैब में दिया हुआ है, और कितना डिडक्शन मिलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ऑफ डिडक्शन अलाउड अगेंस्ट द एक्सपेंडिचर, मतलब मैंने अगर 100 लाख का एक्सपेंडिचर किया तो डिडक्शन कितना मिलेगा। अगर यहाँ पे 100% लिखा है मतलब 100 लाख का एक्सपेंडिचर किया, डिडक्शन 100 लाख का मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर incurred on scientific research related to assessee's business। मतलब अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उस केस में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। करेंट ईयर एक्सपेंसेस में आपको 100% सेम ईयर मिल जाएगा। मतलब अगर आपने कोई भी R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक रिसर्च में कुछ भी एक्सपेंस किया, जैसे फॉर एग्जांपल सिप्ला कंपनी है, वो अगर कोरोना की वैक्सीन बना रही है और उसके लिए वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, और उसमें उसने सिप्ला कंपनी ने इस साल 50 करोड़ रुपीस स्पेंड कर दिए, इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, खुद ही के यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटी है, और उसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है सर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कुछ रॉ मटेरियल खरीदने में या फिर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर कुछ और एक्सपेंसेस करने में, ये सारे एक्सपेंसेस एक बार उन्होंने 50 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए इसमें, तो उनको कितना रिलीफ मिल जाएगा, कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा उसी साल। मतलब आप बिजनेस में 50 करोड़ रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देयर इज नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप। 50 करोड़ में से 50 करोड़ का आप डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक। अब ये क्या बात देती है यहाँ पर बोल रहे हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस ऑल्सो अलाउड फॉर द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस कमेंस नहीं हुआ, अगर आपका बिजनेस ही कमेंस नहीं हुआ, उसके पहले अगर आपने कोई खर्चा किया था तो वो भी दे देंगे। मतलब
मतलब ये सर कि मान लीजिए सिप्ला कंपनी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, या फिर मैं एबीसी कंपनी बोल रहा हूँ कि ये कंपनी लगी हुई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, और कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, मतलब बाइंग एंड सेलिंग का काम अभी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ R&D करे जा रहे हैं। और काम स्टार्ट कर भी कैसे सकते हैं, दे नीड टू हैव अ प्रोडक्ट ऑल्सो, राइट? सो दे डोंट हैव अ प्रोडक्ट येट, उन्होंने, एंड आप मानेंगे नहीं, दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्स इयर्स ऑफ टाइम्स, 10 20 इयर्स लग जाते हैं, और फिर भी आउटकम आए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं भी आए, कोई देयर इज नो गारंटी इन इट, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि स्टार्ट करने से पहले भी अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो हम उसका भी डिडक्शन आपको दे देंगे, लेकिन कब देंगे? क्या पहले ही के सालों में दे देंगे? नो, जिस दिन आप स्टार्ट कर दोगे ना उस साल मिल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर तो पहले का है, कितने पहले का है? 3 इयर्स तक। मतलब अगर आपने मान लीजिए कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2018 में, तो वो कह रहे हैं 2017 का एक्सपेंडिचर आपको अलाउ कर देंगे, 2016 में जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो अलाउ कर देंगे, 2015 में जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो अलाउ कर देंगे, लेकिन उसके पहले का जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो अलाउ नहीं करेंगे। So 3 years expenditure will be allowed, but will it be allowed? 2015 का एक्सपेंडिचर 15 में मिल जाएगा क्या? नो। 16 का एक्सपेंडिचर 16 में? नो। 17 का 17 में? नो। कब मिलेगा? ये तीनों इयर्स का मिला के जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो आपको 2018 में मिल जाएगा सर। यहाँ पे 10 CR किया, यहाँ पे 10 CR किया, यहाँ पे 2 CR किया, तो आपको यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे। और मान लीजिए 2018 में भी आपने किया, 2018 में 10 CR फिर कर दिया आपने, तो 2018 वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही, वो तो करंट ईयर का ही हो जाएगा, तो वो तो इस साल मिलना ही है, लेकिन प्रीवियस 3 सालों का भी जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस साल मिल जाएगा। 10 10 20 30 32 करोड़ 32 करोड़ अलाउ हो जाएगा किस साल? 2018। सिंपल है। बट नॉट एवरी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉट एवरी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ओनली दिस, ओनली रेलेवेंट एक्सपेंडिचर। मतलब आप R&D कर रहे हो ना, आप R&D कर रहे हो तो आपको मटेरियल परचेज किया होगा, आपने ड्रग्स परचेज किए होंगे, मेडिसिन परचेज किए होंगे, वो मिल जाएंगी। रॉ मटेरियल जो आपको दवाई बनाने के लिए चाहिए या वट एवर योर बिजनेस इज। अगर आप, अच्छा, R&D कोई सिर्फ मशीन्स तो कर नहीं सकती, यू विल नीड साइंटिस्ट एंड एम्प्लॉयज ऑल्सो फॉर दैट, जो एक्सपर्ट्स हैं उसके, तो उनकी सैलरी और वो जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है वो, ये दोनों चीजों का एक्सपेंडिचर मिलेगा बिफोर में। लेकिन आफ्टर में क्या? आफ्टर में सर कुछ भी, अगर आप चाय भी मंगाते हो ना, even for tea expenses this will be allowed, because they have not, I'm not joking, because they have not specified any kind of expenditure, they have given revenue expenditure। तो रेवेन्यू तो सारे ही होता है सर, रेवेन्यू तो सारे होता है, इवन इफ यू आर आस्क, मतलब न्यूज़पेपर भी आ रहा है तो दैट एक्सपेंडिचर विल आल्सो बी अलाउड, ठीक है। लेकिन पिछले टाइम का अगर जाएंगे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसमें फिर दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सपेंस है जो अलाउ किए हैं, वन इज परचेज ऑफ मटेरियल, द अदर वन इज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। कितने टाइम का? लास्ट 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिफोर कमेंसमेंट भी वो कह रहे हैं 100% विल बी अलाउड, बट व्हेन? अलाउड इन द कमेंसमेंट ईयर, कमेंसमेंट ईयर में अलाउ होगा जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो दिस इज द फर्स्ट क्लॉज दैट वी हैव। इसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं समराइज करके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च पर जो किया गया, which was related to our own business, correct? So this was the summary of the point. Now the question arises, sir आप revenue expenditure का deduction दे रहे हो, what about capital expenditure, क्या उसका भी deduction मिलेगा? So let's see, capital expenditure deduction वैसे कैसे मिलता है? Capital expenditure deduction by way of depreciation मिलता है, ठीक है ना। जितने भी assets आप खरीदते हो ऐसे ही नहीं मिल जाता, by way of depreciation over the years जो भी उसका rate होता है उस हिसाब से मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ स्पेशल प्रोविजन है, लेट अस सी। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन ऑन लैंड, मतलब अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सर किस किस तरह का हो सकता है?
अब मुझे R&D फैसिलिटी बनानी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी बनानी है, तो मैंने एक लैंड खरीदा, ठीक है, आई परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड, वहां पर मैंने 3 बिल्डिंग्स बनाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। इन बिल्डिंग्स में मैंने बहुत हेवी मशीनरी लगाई, कंप्यूटर सिस्टम्स थे, फिर मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल तो खैर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, यहाँ पर हम केपेक्स की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर्स थे और कुछ प्लांट एंड मशीनरी और थी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी थे सर। मैंने बहुत सारा खर्चा किया केपेक्स में। और हाँ, सबसे पहली बात तो बिल्डिंग बनवाई थी मैंने, और लैंड भी तो परचेज किया था सर, लैंड भी तो परचेज किया था। तो लैंड ही आ गया था, 100 CR का तो लैंड आ गया था। और कंस्ट्रक्शन में कितना लग गया, लेट अस से 15 CR। बाकी सब इन मशीनरी और इन सबको मिला के 3 करोड़ रुपए लग गए इनमें। तो दिस इज द एक्सपेंडिचर दैट केपेक्स एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो 100 करोड़ का लैंड आ गया, 15 करोड़ की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लग गया, और 3 करोड़ मेरा मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में लग गया, ठीक है। तो ये तीनों केपेक्स हैं, तीनों केपेक्स हैं, तीनों का डिडक्शन मिलेगा क्या? वैसे तो डेप्रिसिएशन मिलता, आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन मिलता। उन्होंने क्या बोला, आप ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी और बाकी सारे केपेक्स एक्सपेंडिचर, जो केपेक्स आपने किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है, उस सारे का डिडक्शन जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसी साल मिल जाएगा, पूरा 100%। डेप्रिसिएशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं, डेप्रिसिएशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आने वाले सालों में नहीं है, हम तो पूरा का पूरा इसी साल दे रहे हैं। ये बिल्डिंग का आपको कैसे मिलता सर? सर 10% करके 10-15 सालों में मिलता। प्लांट एंड मशीनरी का कैसे मिलता आपको? 15% कर करके आने वाले सालों में मिलता। वो कह रहे हैं 15 करोड़ का आप डिडक्शन पहले ही साल माइनस कर लीजिए अंडर सेक्शन 35। 3 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी आप पहले ही ईयर माइनस कर लीजिए। सर आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नो वे, कैसी बातें कर रहे हैं? 15 करोड़ के एसेट पे क्या 20 करोड़ का या 30 करोड़ का फायदा दे देंगे क्या? नो, ओनली 15 CR। पूरा डिडक्शन मिल तो गया, एक तरह से बोला जाए तो पूरा डेप्रिसिएशन पहले ही साल मिल गया, सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए तो, ठीक है। व्हाट अबाउट लैंड? लैंड मना कर दिया सर, लैंड उन्होंने मना कर दिया, इसका एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करने देंगे। क्यों करा ऐसा? सर मिसयूज हो जाता है इस प्रोविजन का। ये रिसर्च फैसिलिटी की डिस्गाइज में लोग बड़े बड़े प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लेते, बहुत बड़े बड़े प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लेते और अपने बिजनेस में लॉस दिखाना चालू कर देते। आप देखिए ना कितना एक्सपेंडिचर हो गया लैंड पर। लैंड की कीमत आपको पता है सबसे ज्यादा होती है, कंस्ट्रक्शन की उतनी वैल्यू नहीं होती, प्लांट एंड मशीनरी की भी इतनी वैल्यू नहीं होती, लैंड की बहुत वैल्यू होती। तो एवरीबडी वुड हैव डन व्हाट, एक बहुत बड़ी 100-200 एकड़ की जमीन खरीद ली, उसका एक्सपेंडिचर दिखा दिया पहले ही साल और बिजनेस में लॉस दिखाते जा रहे हैं, लॉस दिखाते जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस प्रोविजन वुड हैव बीन मिसयूज्ड अगर वो लैंड की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड कर देते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। बाकी बहुत फायदे दे रहे हैं तो एज सच इतनी कोई इशू नहीं। सो नाउ इसीलिए यहाँ पर अदर देन लैंड लिखा। इनकर्ड ऑन द साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू असेसीज बिजनेस, कितना मिलेगा सर? 100% सेम ईयर में मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट प्रीवियस ईयर? जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोला था कि पिछले सालों का भी अलाउ कर देंगे, तो क्या इस केस में कर रहे हैं? क्या इस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स भी पुराने सालों का अलाउ करेंगे? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड इज ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा 2018 में और 2018 से पहले आपने बिल्डिंग परचेज की थी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था, तो आपको बोले नहीं आपने बिजनेस तो आज स्टार्ट किया है, पिछले सालों का डिडक्शन नहीं देंगे, तो वो भी दे देंगे, लेकिन वो पिछले सालों में नहीं देंगे। वो कब देंगे आपको? जिस साल आपने बिजनेस कमेंस कर लिया होगा उस ईयर आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। चलिए,
So this provision was somewhat similar to the रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोविजन. तो यहाँ पर हम इसकी समरी क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च विच इज रिलेटेड टू एसएससी's बिजनेस. ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? आने वाले पॉइंट आपको ऐसे लगेंगे सिमिलर हैं थोड़े. सो हम समरीज लिखते जा रहे हैं सो दैट वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, राइट? इसे एक बार डिडक्शन और देख लेते हैं कि पहले वाला बिफोर वाला डिडक्शन कैसे मिलेगा. बिफोर कमेंसमेंट एक्सपेंसेस 100% अलाउड इन कमेंसमेंट. तो पुराने वाले एक्सपेंसेस मिलेंगे तो, लेकिन जिस साल में इनकर हुआ उस साल में नहीं, जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस ईयर. करेक्ट है? चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट, नोटिफाइड अप्रूव्ड. नोटिफाइड मतलब नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि हाँ इन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, दे हैव लिस्टेड आउट, उसका एक नोटिफिकेशन निकाला है सो दैट एवरीवन नोज कि कहाँ इन्वेस्ट करने पर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, राइट? सो दे हैव नोटिफाइड इट. ठीक है, नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने वो बता चुके हैं पहले. ऐसा कुछ सीक्रेटिव नहीं है कि इसमें कर दिया तो मिलेगा या नहीं मिलेगा. एवरीवन नोज दैट दीज आर द नोटिफाइड इंस्टीट्यूट्स व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे तो हमें 35 सेक्शन का डिडक्शन मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा. So notified approved research association, universities, colleges and other institutions for scientific research, जिनका काम क्या है साइंटिफिक रिसर्च करना. नाउ क्वेश्चन में क्या टाटा मेमोरियल लिख के आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं आएगा. क्वेश्चन में आएगा भी अगर ऐसे तो वो आपको बता देंगे दिस हैज बीन नोटिफाइड एंड दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35. सो यू नीड नॉट रिमेंबर द नेम्स और एनीथिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट्स. ओके, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ रिसर्च इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस. सो सी, अर्लियर के फर्स्ट 2 पॉइंट्स में हमने क्या देखा कि रिसर्च शुड हैव बीन रिलेटेड टू द बिजनेस. अगर आप रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड है और आप कर रहे हैं तभी फायदा मिलेगा. अब फॉर एग्जांपल सिप्ला की अगर मैं बात करूं, सिप्ला ह्यूमंस के लिए मेडिसिन बनाता है. ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं Cipla is producing medicines for humans only. Now Cipla has started doing research. Cipla has started doing research किसी और सेक्टर में जहां पर उनका बिजनेस नहीं है. ठीक है, जहां पर उनका बिजनेस नहीं है उस सेक्टर के बारे में उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इट शुड बी रिलेटेड टू देयर बिजनेस. ठीक है, यहां पर ऊपर अगर उन्होंने करा रिसर्च स्टार्ट तो उनको नहीं मिलेगा. लेकिन यहां पर अगर मैंने फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैंने आपको बताया था मेरा शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है. मेरा शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है. अब मैं शू मैन्युफैक्चरिंग में क्या साइंटिफिक रिसर्च कर सकता हूं? आप सोच के बताइए. नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. बट व्हाट कैन आई डू? कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट समवेयर? क्या मैं कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं किसी भी तरह से? तो यहाँ पर ऊपर के 2 रास्ते तो मेरे लिए बंद हैं. दीज आर क्लोज्ड फॉर मी बिकॉज माई बिजनेस इज नॉट सच कि मैं R&D कर सकूं कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी साइंटिफिक नेचर की. तो यहाँ पर देखिए प्रोविजन अगर देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, आप गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किए हुए हैं रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, उनमें आप अगर कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको अपने बिजनेस में मिल जाएगा. वी विल अलाउ यू दैट अमाउंट एज डिडक्शन. अगर आपने 10 करोड़ रुपीस टाटा मेमोरियल ट्रस्ट में दिए जो कि रिसर्च करता है, किसके बारे में? कैंसर पेशेंट्स या फिर अलग अलग इस टाइप की डेडली डिसीजेज या इस टाइप की कुछ और भी डिसीजेज, साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है किसी भी टाइप. तो अगर आप 10 करोड़ रुपीस उनको देते हैं तो क्या ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है? वैसे तो अलाउ नहीं होता माइनस करने के लिए, लेकिन अलाउ करते हैं, इस सेक्शन ने अलाउ कर. तो सर अगर हमने 10 करोड़ रुपए दिए तो हमें 10 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा? एक मिनट सर, देख लेते हैं कितना डिडक्शन मिलेगा. हो सकता है कम मिले, हो सकता है 50% मिले, 80% मिले. ठीक है, ओ माय गॉड, 150% ऑफ एक्सपेंडिचर. मतलब सर अगर हमने 10 करोड़ रुपए
10 करोड़ रुपए दिया टाटा मेमोरियल में रिसर्च के लिए, तो हमें 15 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा। क्या बात है सर, मतलब और ज्यादा डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ जी, लेकिन कब? 1/4/2021 से पहले। तो ये अभी एक अमेंडमेंट आ गया, उसमें उन्होंने क्या बोला कि 1/4/2021 के बाद अगर पैसे कंट्रीब्यूशन दिया आपने तो क्या होगा, सिर्फ 100 ही मिलेगा। ऐसा नहीं मना कर दिया, उन्होंने कहा सिर्फ 100 मिलेगा। उसके पहले अगर दिया है, कंट्रीब्यूशन करा है, तो 150% मिल जाएगा। क्या बात है। तो यहाँ पर आप समरी क्या लिखेंगे, मतलब सर 10 रुपए दिए तो 15 का डिडक्शन, यस सर। 200 करोड़ दिए तो 300 करोड़ का डिडक्शन बिजनेस में। ऐसा क्यों किया होगा दोस्त, सोचो। एकदम मुंह में पानी आ गया ना, दिस इज सो, क्या बात है ना, बिजनेसमैन के तो ऐसा लगेगा अरे यार क्या बात, सही है यार, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, लोगों को इंसेंटिव दिया गया कि आप इन इंस्टीट्यूशंस में कॉन्ट्रीब्यूशंस दीजिए, ताकि इनके पास फंड्स आए, और फंड्स आएंगे तो ये और अच्छी रिसर्च, ठीक है ना बच्चे। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसमें लिख दिया नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे आ जाइए सर। एन अप्रूव्ड इंडियन कंपनी हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ तो क्या था सर, ये नोटिफाइड कौन थे, इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स बाय द गवर्नमेंट। अब बोल दिया कि इंडियन कंपनी भी अगर कोई है, एक कंपनी बनाई है सर मैंने, मेरा मोटिव क्या है, मैं कोई डीलिंग वीलिंग नहीं करता, ना गुड्स की ना सर्विसेज की, कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ रिसर्च करता हूँ, मैंने रिसर्च की कंपनी बनाई हुई है। ऐसी भी कंपनीज होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। तो ऐसी भी कंपनीज होती हैं सर। तो अगर आपने उन कंपनीज में भी कंट्रीब्यूशन दिया, तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 100% ऑफ योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर 10 करोड़ दिए तो 10 करोड़ का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, अप्रूव्ड। अच्छा, अप्रूव्ड होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं किसी को भी कल हम कंपनी खोल के बैठ गए और हम किसी से फंड मांग रहे हैं, आप हमें दे दो, आपको एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। कोई हमने अपने भाई से बोल दिया कि भाई कंपनी खोल दो यार, आ, आपको पैसा देते जाएंगे, आप खर्च करते जाना उल्टा सीधा कहीं भी इधर उधर, और हमें एक्सपेंडिचर मिलता जाएगा, हमें मिलता जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं, नॉट अलाउड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये तो ऊपर भी दिया हुआ था, नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज, approved research association university college other institutions for research in scientific research बोला था ऊपर, यहाँ पर क्या बोला है, social science and statistical research, social science and statistical research। तो यहाँ पर स्कोप वाइड कर दिया, स्कोप बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कर रहे हो इंडिया के बारे में, कि इंडिया की पॉपुलेशन देखिए ओवर द इयर्स या फिर मंथली इस रेट पर इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन आने वाले टाइम में इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। अगर वहां पर भी कोई नोटिफाइड, अच्छा कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जैसे सेंसस, सेंसस आपको पता है ना, जो हमारी पॉपुलेशन की गिनती करता है, जो काउंट करता है पॉपुलेशन को, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस टाइप के डेटा को एनालाइज करके अपनी अपनी फाइंडिंग्स देती हैं। तो इनको भी रन करने के लिए क्या चाहिए सर, फंड्स चाहिए होते हैं। तो बोला हुआ है कि अगर आप उनमें भी देते हैं, तो भले ही दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस एट ऑल, अब इंडिया की काउंटिंग में मेरा बिजनेस से क्या मतलब है सर, ठीक है ना। तो अगर आप उसमें कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तब भी आपको बिजनेस में अलाउ हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर क्या हो गया, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च। यहाँ स्टैट आ गया, ऊपर क्या था, साइंटिफिक रिसर्च था, यहाँ स्टैट आ गया। आइए सर आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं।
An approved national laboratory university IIT specified person for scientific research undertaken अंडर एन अप्रूव प्रोग्राम। कई बार एक स्पेशल प्रोग्राम चला देते हैं कि ये प्रोग्राम आपको करना है, आईआईटी को करना है, या फिर इस टाइप के प्रोग्राम्स चला देते हैं। तो उस केस में अगर आप जैसे कोविड की वैक्सीन के लिए भी उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम चला दिया है, तो अगर उसके केस में कोई भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन रिसर्च करने में लग गए, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस केस में जो भी अप्रूव्ड होंगी उसको अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको 100% एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, आप अपने बिजनेस में खर्चा क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना सर? तो ये क्या हो गया यहाँ पर, स्पेशल अप्रूव्ड प्रोग्राम। सॉरी, expenditure incurred by a company engaged in the business of biotechnology or any business of production or manufacture of article or thing not being listed in 11 schedule on approved in-house research and development facility। तो अगर बायोटेक को लेके, बायोटेक्नोलॉजी को लेके, या फिर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ थिंग के किसी आर्टिकल या किसी भी थिंग के प्रोडक्शन के लिए अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो इन हाउस हो, चाहे वो आप एक अलग से डेवलपमेंट फैसिलिटी बना रहे हो, उसके लिए अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन देंगे ऐसी कंपनी को, तो उस केस में आपको फायदा मिलेगा 150% का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप बायोटेक के नाम से याद करेंगे। अब सर इसमें मैं पढ़ा तो आपको बहुत देता, बहुत कुछ देता, लेकिन कुछ पढ़ाने का है ही नहीं। जो लिखा हुआ है बस वो याद करना है। मैं बस आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि ये एक जो नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी वाला है, साइंटिफिक रिसर्च वाला, इसे याद कर लीजिए 150% है, और एक ये बायोटेक 150%। ठीक है, एक टाटा ट्रस्ट से याद कर लीजिए और एक बायोटेक से याद कर लीजिए, ये 150 वाले हैं। बाकी सब में एक अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे 100% वाले, बाकी सारे के सारे सर 100% वाले। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। तो इसे बस ऐसे ही याद करना है और कुछ ज्यादा है नहीं। अभी हम इसके एक दो सम्स कर लेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 35। घबराना नहीं है इस सेक्शन से, बार बार पढ़ लेना है इसे, कुछ नहीं रहेगा। मैंने आपको बहुत समराइज्ड फॉर्म में दे दिया है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने एक पेज में चार्ट दे दिया है। ये आप दिस कुड हैव बिकम योर नाइटमेयर आल्सो। मतलब ये इतना बेकार तरीके से, इतना लॉन्ग वे में, लॉन्ग फॉर्म में आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। आप लोग बेशक एक बार मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं, आप पढ़ के देखिएगा, बातें वही लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पर की हैं, लेकिन उसे वही बात है, प्रेजेंटेशन की बात है। तो वहाँ प्रेजेंटेशन ऐसा है कि आप करीब 10 पेजेस में उन्होंने खराब कर दिए होंगे, 10 पेजेस आई थिंक। तो आप देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से भी एक बार अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं आप। बट उसके बाद अगर रिवाइज वगैरह करना हो, कुछ भी करना हो, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर साइड में ये बनवाया हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म सिखवा दी, इस टाइप से लिखवा के आप याद कर लेना। सिर्फ दो जगह ऐसा है जहाँ पर 150 है, बाकी हर जगह 100% है। कहाँ पर सर? अगर कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर रिसर्च सेंटर जो कि साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है, अगर हम उसे कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, उस केस में 150 एक्सपेंडिचर, 150%। लेकिन ये भी 31/3/2021 तक है, उसके बाद ये 100% है, खत्म नहीं होगा, 100% हो जाएगा। और यहाँ नीचे बायोटेक वाला है, बायोटेक वाले में भी 150%। ठीक है सर? सॉरी, फीलिंग स्लीपी, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, हो सर, हमें भी नींद आने लगी है ना? आप लोग पहले सो जाओ बेटा, आपको तो बस बहाना चाहिए।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में वो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। डिडक्शन विल नॉट बी डिनाइड इफ अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट विड्रॉन सब्सिक्वेंटली। सर यहाँ पर बहुत सारी जगह हमने बोला कि उस जगह इन्वेस्ट कीजिए या उस जगह एक्सपेंडिचर कीजिए जो इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड है। सर हमने जब इन्वेस्ट किया था ना, जब हमने कंट्रीब्यूशन दिया था, देवर अप्रूव्ड, लेकिन 2 साल बाद उनका अप्रूवल छीन लिया गया, गवर्नमेंट ने उसका अप्रूवल हटा दिया, कैंसिल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया उसे। तो क्या हमें जो डिडक्शन मिला था वो भी वापस हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपने जब डिडक्शन किया था तब वो अप्रूव्ड था, ठीक है ना, आपने गुड फेज में किया, आपने कुछ गलती नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में वो हटा भी दिया था। Scientific research will include all expenses including prosecution expenses but will not include expenses for acquisition of rights। तो अगर कोई मैंने साइंटिफिक रिसर्च में कह रहा हूँ, मैंने सिप्ला से कोई ड्रग खरीद लिया, ये मेरी साइंटिफिक रिसर्च है सर, मैंने उससे पेटेंट या कॉपीराइट खरीद लिया, ये मेरी साइंटिफिक रिसर्च। सर सॉरी प्लीज, इस टाइप की चीजों का, इस टाइप की चीजें साइंटिफिक रिसर्च में कवर नहीं होंगी। लेकिन हाँ प्रोसिक्यूशन एक्सपेंसेस कवर होंगे। अगर मेरा पेटेंट कोई चैलेंज कर देता है कि नहीं ये दवाई हमने भी बनाई, और उसके खिलाफ कोई केस करना पड़ जाता है, या वो सॉरी वो हम पर कोई केस कर देता है और ये केस चलता रहता है, मैंने उसके लिए अगर कोई एक्सपेंस दिए हैं अपना पेटेंट बचाने के लिए, अपना जो एक्सपेरिमेंट है या फिर जो हमने प्रोडक्ट इनोवेशन किया है, रिसर्च में बनाया है, उसे बचाने के लिए अगर मैं कुछ करता हूँ, लीगल एक्सपेंस लगते हैं, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन साइंटिफिक रिसर्च। ओके, रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस और क्लास ऑफ बिजनेस, एनी रिसर्च रिलेटेड टू फैसिलिटेट और एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, कोई भी रिसर्च जो बिजनेस के बारे में हो या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए की गई हो, वो इंक्लूड हो जाएगी। साइंटिफिक रिसर्च ऑफ मेडिकल नेचर विद रिलेशन टू वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दैट बिजनेस, तो ये भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। कोई वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए अगर आप कर रहे हैं तो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। अनएब्सॉर्ब्ड केपेक्स एक्सपेंडिचर का क्या होगा? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ईयर ऑफ कमेंसमेंट में आपको अलाउ कर देंगे। तो आप तो कह रहे हैं ईयर ऑफ कमेंसमेंट में अलाउ कर देंगे, लेकिन ईयर ऑफ कमेंसमेंट में हमारा प्रॉफिट कितना था? 10 करोड़, और आप एक्सपेंडिचर रेवेन्यू भी अलाउ कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ कर रहे हो 70 करोड़ का, माइनस कर देते हैं सारा, तो कितना आएगा सर? -60 पहुंच गए। अब इसका क्या करें? क्योंकि हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं था ना पहले साल की पूरा एक्सपेंडिचर एब्जॉर्ब हो सके। तो वो कह रहे हैं अनएब्जॉर्ब केपेक्स एक्सपेंडिचर का जो नेचर होगा वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के जैसा होगा। मतलब इनफाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये 60 करोड़ रुपीस लैप्स हो जाएंगे पहले ही साल, अगर नहीं माइनस कर पाए तो लैप्स हो गए, नहीं ऐसा नहीं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है अगला पॉइंट? एक्चुअल यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नॉट नेसेसरी इन द प्रीवियस ईयर फॉर विच द एक्चुअल यूज नेसेसरी नहीं है, सिर्फ अगर आपने खरीद भी लिया है और अगर आपने यूज कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, दैट इज ओके। इफ द एसेट्स एक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च आर सोल्ड, द सेल प्रोसीड्स विल बी टैक्स्ड एज फॉलोज। अगर हमने सर 5 लाख का एसेट खरीदा था तो आपने 100% डिडक्शन दे दिया, 5 लाख का डिडक्शन आपने दे दिया किसमें? पीजीबीपी में दे दिया। तो अब जब हमने इसे 7 लाख रुपए का सेल कर दिया तो इस पर टैक्स कैसे लगेगा? उन्होंने कहा जितना डिडक्शन पीजीबीपी में दिया था उतना तो पीजीबीपी में टैक्स कर लो, मतलब 5 लाख तो पीजीबीपी में टैक्स कर लो। और उसके ऊपर जितना फायदा हुआ है उसे आप कैपिटल गेन में ले जाओ, ये तो वही बात हो गई। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं इस टाइप का कुछ। ठीक है, चलिए। इफ एसेट ट्रांसफर्ड टू बिजनेस, मतलब मेरा साइंटिफिक रिसर्च का विंग अलग होता है, वो काम अलग है। मैंने मान लीजिए ये जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट लिए थे वो मैंने बिजनेस में ट्रांसफर कर दिए, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। तो अब दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई सर कि बिजनेस में एक्चुअल कॉस्ट क्या लूंगा, बिजनेस में एक्चुअल कॉस्ट क्या लूंगा? तो ये हम पढ़ चुके हैं दोस्त। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट वाले जो बहुत सारी कंडीशंस थी उसमें ये भी थी। तो एक बात बताइए, जो 5 लाख का एसेट आपने खरीदा था
इसका पीजीबीपी में कितना आपको वो मिल गया, डिडक्शन मिल गया, 5 लाख मिल गया। तो अब एक्चुअल कॉस्ट जब आप बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे ना इस एसेट को, आपकी एक्चुअल कॉस्ट 0 रहेगी। जितना डिडक्शन मिल चुका है उतना डिडक्शन इसमें से माइनस करने के बाद जो कॉस्ट आएगी वो पीजीबीपी में एक्चुअल कॉस्ट ले ली जाएगी। और डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा इस पे? 0। आने वाले साल में 0, आने वाले साल में 0। और जब बेचेंगे मान ले बेच दिया हमने इसे 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए जैसे ब्लॉक ऑफ एसेट्स में से माइनस किए जाते हैं वैसे माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। So let us quickly do this question. आइए, so there is a mistake that happened by me. I'll just correct it. ये IIT वाला जो पॉइंट है ना 2AA वाला डिडक्शन, ये IIT वाला जो पॉइंट है ये इसका डिडक्शन गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। आई विल करेक्ट देम इन द नोट्स, जब मैं आपको नोट्स भेजूंगा। दिस इज ऑल्सो 150%। ठीक है, ये भी 150% है। तो 150% वाले 3 हो गए, एक बायोटेक हो गया, या फिर अगर हम मैन्युफैक्चर आर्टिकल और थिंग का इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट फैसिलिटी में कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट। एक हमारा टाटा वाला हो गया था जब नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो भी वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए। और तीसरा आपका ये नेशनल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी IIT स्पेसिफाइड पर्सन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इस केस में भी क्या हुआ सर? 150%। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए चाहे आप किसी अप्रूव्ड एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज को दें या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप नेशनल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी या IIT को दें, तो उन दोनों ही केस में आपको 150% मिलेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सारे। नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। तो वो कह रहे हैं मिस्टर ए फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। Mr. A furnishes the following particulars. For previous year 1920, compute the deduction allowable under section 35 for assessment year 2021. While computing this, his income under the head profit and gains वो आपको निकालनी है। तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि कितना डिडक्शन अलाउ होगा ये निकाल के बता दीजिए। ठीक है, हमने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए वो हमने यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है ना, चलिए। अमाउंट पेड टू अप्रूव्ड, आपको बस क्या बताना है कितना परसेंटेज मिलेगा, बात करो। अमाउंट पेड टू notified approved Indian Institute of Science for scientific research। देखिए सर, साइंटिफिक रिसर्च वर्ड आ गया और नोटिफाइड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, बस क्या बचा सर? ये कौन सा पॉइंट है सर? ये टाटा वाला पॉइंट है। टाटा वाला पॉइंट मैंने आपको याद कराने के दिया है, वहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि सिर्फ टाटा को देंगे तभी मिलेगा। ठीक है ना, टाटा वाला पॉइंट से याद हो जाएगा। ठीक है ना सर, तो यहाँ पर कितना मिलता है सर? टाटा वाले पॉइंट में 150% मिलता है। ठीक है, टाटा वाले पॉइंट में मिलता है, IIT वाले पॉइंट में मिलता है और बायोटेक वाले पॉइंट में मिलता है 150। आइए सर नेक्स्ट। अमाउंट पेड टू IIT दिल्ली, लो जी, फॉर अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, बात ही खत्म हो गई, हमें तो याद है 150%। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, कंपनी को देते हैं तो मिलता है क्या? हाँ, किस क्या कंडीशन होती है? एक तो साइंटिफिक रिसर्च कर रही हो, दूसरा अथॉरिटी ने उसे अप्रूव कर दिया हो जो भी है। पहली बात तो रजिस्टर्ड इन इंडिया, हाँ इंडियन कंपनी जरूरी है, ये बातें बहुत जरूरी हैं। इंडियन कंपनी है, ठीक है। क्या कर रही है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है। कितना मिलेगा? 100%। Expenditure incurred in in-house research and development facility as approved by prescribed authority। डेवलपमेंट फैसिलिटी और इन हाउस रिसर्च, ये कहाँ पर आए थे सर? ये बायोटेक वाले पॉइंट में आए थे, याद आया? बायोटेक वाले पॉइंट में थी ये दोनों चीजें, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा? 150। सर सब में 150 मिल रहा है, अरे इस क्वेश्चन में ऐसा है। तो यहाँ पर रेवेन्यू का 150। अच्छा, रेवेन्यू और केपेक्स अलग अलग दिया है, तो उस पॉइंट में कहीं रेवेन्यू और केपेक्स को डिस्टिंग्विश किया था क्या? नहीं किया था, तो दोनों पे 150 मिलेगा। हमने तो जितना पढ़ा है हम उतना ही याद रखेंगे। दोनों पे 150 दे दो। लेकिन केपेक्स में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ लैंड पे नहीं मिलता मेरे भाई। कॉस्ट ऑफ लैंड इसमें से माइनस कर दीजिए, ये हम पढ़ चुके हैं। 2,50,000
इस पर भी कितना 150%। आइए सर देखते हैं क्या हमने जो लिखा है वो सही है। हमने लिखा 1 लाख 1,50,000 1,50,000 ये टाइम्स हो गया, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज वन इन द सेम थिंग। 2 लाख पर 150, 2 लाख पर 150, ठीक है। 4 लाख पर 100, 4 लाख पर 100, मतलब 4 लाख का उतना उतना ही मिला। 3 लाख का 150, 3 लाख का 1 क्यों दिया हुआ है सर यहाँ पे? ये मैं से एक बार चेक कर लूँ यहाँ पर 1 क्यों दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाँ यहाँ पर 2.5 लाख में दिया हुआ है, 2.5 लाख में 100% यहाँ पर ये आ गया, टोटल डिडक्शन इतना अलाउ हो गया। ओके लेट मी सी। ओ ऑल राइट, ये बात मैं भी मिस कर गया सर, वेरी नाइस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी। आइए देखते हैं ये कंपनी थी क्या। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय दिस, तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा। अब देखिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है पॉइंट कि आपने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, वैसे दे भी सकते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन की मर्जी है। तो इसने ये अजम्पशन ले लिया कि ये कंपनी नहीं है, इन्होंने अजम्पशन ले लिया कि ये कंपनी नहीं है, इसलिए इन्होंने 100% दिया। अगर इसे कंपनी मान लेते तो 150 दे देते। वैसे इतना कुछ इसमें था नहीं, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये कंपनी नहीं है। ओहो, मिस्टर ए, मिस्टर ए, इन्होंने साफ लिखा हुआ है मिस्टर ए इज फर्निशिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रीवियस ईयर दिस। सो दिस मींस यहाँ से हमें पता चलता है दैट दिस इज नॉट अ कंपनी, नॉट अ कंपनी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। इस केस में सिर्फ 100% डिडक्शन ही मिलेगा। अच्छा ये पॉइंट कहाँ जाएगा सर? ये पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट में कवर ही नहीं होगा। अब मेरी बात सुनिए, ये जो पॉइंट है लास्ट वाले पॉइंट में कवर ही नहीं होगा। अब ये किस में चला जाएगा? क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट में सिर्फ कंपनी को डिडक्शन मिलता है, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा सर? रेवेन्यू और केपेक्स पढ़ा था, ये यहां से इसका एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू पर 100% और केपेक्स पे एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड उस पर भी 100%, ठीक है सर। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको बताऊं, अभी बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है, 1 मिनट में साफ कर देते हैं, 1 मिनट। आपका ये वाला जो पॉइंट है और ये जो फर्स्ट के 2 पॉइंट्स हैं, दिस इज फॉर कि अगर आप खुद ही कोई खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन हाउस रिसर्च या डेवलपमेंट फैसिलिटी आप खुद के लिए बना रहे हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी, तो कंपनी किसी और को पैसा दे नहीं रही। बाकी सारे पॉइंट्स में कंपनी और लोगों को पैसा देती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को दिया, यहाँ पर अप्रूव्ड कंपनी को दिया, यहाँ पर अगेन रिसर्च एसोसिएशन को दिया, यहाँ पर नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी को दिया। ये पहले 2 पॉइंट्स और लास्ट वाला पॉइंट ऐसा है जहां पर हम किसी को पैसा दे नहीं रहे, खुद पैसा इनकर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मिस्टर ए की आइडेंटिटी देखी गई, मिस्टर ए वाज नॉट अ कंपनी, तो लास्ट वाला जो पॉइंट था वो नहीं अप्लाई हुआ उस पर, पहले और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट अप्लाई हो गया, ठीक है। सो बी केयरफुल whenever you solve the question, that is why I am telling you these questions are very important। चलिए सर अब अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेड पे आ जाते हैं। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, ये अभी मेरे को तो नहीं लगता आपको टफ लग रहा होगा अभी ऐसे पॉइंट समराइज कर दिया तो, वैसे ये एक चार्ट में डाल दिया ना तो इजी हो गया, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाता है ये। सो नाउ दिस इज वेरी इजी फॉर यू, लेट मी टेल यू दिस इज, इसे हल्के में मत लीजिएगा सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पक्का आना है क्वेश्चन, 100% आना है, ठीक है। और लॉलीपॉप है, कोई दिक्कत नहीं।
नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। सर ये तो हम कब से पूछते आ रहे हैं आपसे, कौन से स्पेसिफाइड ऐसे कौन से बिजनेस हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हर जगह पढ़ लिया हमने, एक्चुअल कॉस्ट में भी पढ़ लिया, स्पेसिफाइड बिजनेस होता है वहाँ 100% डिडक्शन मिलता है, ये होता है वो होता है। सो हमने देख लिया कि स्पेसिफाइड बिजनेस में पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब हम जाके देखेंगे व्हाट आर दी स्पेसिफाइड बिजनेसेस, ठीक है, और कितना एक्सपेंडिचर मिलता है, क्या ऐसा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। आइए, let us first study the nature of specified business which have been mentioned under section 35AD. तो 35AD इसका सेक्शन है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। सॉरी सर, हाँ जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं कौन से, एंड देन आफ्टर सीइंग द लिस्ट ऑफ दोज बिजनेसेस एंड अंडरस्टैंडिंग दोज बिजनेसेस हमें देखेंगे क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए सर, अब देखिए ये दिस इज वन टॉपिक व्हिच हैज बीन गिवन इन लॉट ऑफ डिटेल इन योर टेक्स्ट बुक, जो आपका मॉड्यूल है उसमें बहुत सारी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे समराइज फॉर्म में ही पढ़ना है। देखिए ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें अगर आप खींचना चाहें तो इतना खींच जाएंगे, इतना लंबा खींच जाएंगे कि आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे समराइज फॉर्म में दिया है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला बिजनेस है कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन पता है आपको क्या होती है? तो ठंडी चेन होती है, चुप हो, ठंडी चेन। कोल्ड चेन मतलब कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन मतलब कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज पता है ना आपको क्या होते हैं, वेयर कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, जहां पर आपके वेजिटेबल्स, आपके व्हाट डू यू से, योर ड्राई फ्रूट्स, योर फ्रूट्स आर स्टोर्ड, जो कि अच्छा ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर सीजन में आती हैं, ठीक है। सीजनल क्रॉप्स जो होते हैं या सीजनल इवन क्रॉप्स, वो वहां पर स्टोर किए जाते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं। लेकिन हमें तो 12 महीने सब खाने को चाहिए, हमें तो चाहिए हमें पीस है, हमें तो सर 12 मंथ्स चाहिए खाने के लिए, लेकिन उनका सीजन होता है। मैंगोज है, उनका सीजन होता है, बट वी वांटेड ऑन 12 मंथ्स, हमें 12 महीने चाहिए वो, तो उसके लिए होते हैं सर कोल्ड स्टोरेज। तो वो कहते हैं मतलब बेसिकली, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं आपको ये बताने लग गया, मैं थोड़ा बैकग्राउंड ही नहीं दिया इस प्रोविजन का। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर आप इन बिजनेसेस को करेंगे तो आपको क्या देंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। इन बिजनेसेस में अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही किसी बिजनेस के लिए थोड़े ना बोलेंगे, बिजनेस इंपॉर्टेंट होगा तभी बोलेंगे ना। if that particular business is important to you, only then they will
गिव यू सम इंसेंटिव कि आप वो बिजनेस करो, तभी तो वो गवर्नमेंट चाहेगी कि आप वो बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस करें, ठीक है। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक इन बिजनेसेस को करे। सो कोल्ड चेन सॉरी कोल्ड चेन फैसिलिटीज टू स्टोर वीट, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, ड्रग्स एक्सेट्रा। कोल्ड चेन फैसिलिटीज और भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा लिखा हुआ है, तो इन सारी चीजों को अगर स्टोर करें, उसके लिए अगर आपने कोल्ड चेन फैसिलिटी बनाई है तो डिडक्शन, ये जो बेनिफिट है 35AD का वो अवेलेबल है। कब? अगर आप इसे सेटअप करते हैं, सेटिंग अप कॉस्ट पे भी है वो, और ऑपरेटिंग कॉस्ट पर भी है, दोनों ही कॉस्ट पर, ठीक है। और ये डिडक्शन कब आया सर? 1/4/2009 के बाद आया। अब आप बोलोगे सर क्या बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? अभी हम गो थ्रू कर रहे हैं सारे बिजनेसेस पे, वी आर गोइंग थ्रू ऑल द बिजनेसेस। बिजनेसेस देखने के बाद सबके लिए कॉमन है, सबके लिए जो बेनिफिट है वो कॉमन है, तो वो बेनिफिट उसके बाद कर लेंगे सर, ठीक है। बताइए, सीएस के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, अभी वही न्यूज में देख रहा था, सीएस के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, उन्होंने भी मर्ज कर दिया अटेम्प्ट दिसंबर के साथ। तो अब दोनों इंस्टीट्यूट्स में जो मई और जून के एग्जाम्स होने थे वो अब नवंबर और दिसंबर में होंगे। देखते हैं नवंबर और दिसंबर में भी हो पाते हैं नहीं हो पाते, आई होप हो जाए, अच्छा रहेगा। और नहीं हो तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट्स टाइमली आपको इन्फॉर्म कर दें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ लिंगरिंग ऑन और इंस्टेड ऑफ जस्ट डिलेइंग द मैसेज। और हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, इसके बारे में तो क्या ही कहने, मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकता। इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं जो ये चीजें डिसाइड करते हैं और ये सारे डिसीजंस लेते हैं। मतलब हर 15-20 दिन में एग्जाम पोस्टपोन करना, एग्जाम की फीस लेने के बाद 10 दिन के बाद नोटिफिकेशन देना कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। एक इंस्टीट्यूट है, सीएफए कोर्स होता है, सीएफए यूएस का कोर्स है सर, यूएस का इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर कुछ लोग इसे कंफ्यूज कर रहे हैं यूएस के सीए से, तो वो नहीं है, उसे सीपीए बोला जाता है सर। सो दिस इज नॉट दैट, दिस इज अ डिफरेंट कोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो एफएम सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट के ऊपर है। और इस कोर्स को करने के बाद आप उस सब्जेक्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं। इट इज वेरी टफ, बहुत टफ है कोर्स, इसमें भी 3 लेवल होते हैं। फीस काफी हाई है, 60,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक की इसकी फीस है लेवल 1 की, और बाकी लेवल्स की भी इसी टाइप से फीस है इसकी। इंडिया में इसका एग्जाम होता है, दिल्ली और काफी और जगह सेंटर्स है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मार्च में जैसे ही कोविड का थ्रेट ज्यादा हुआ था, इन्होंने उसी टाइम मार्च में या अप्रैल में आई थिंक अनाउंसमेंट कर दिया था कि 2020 में हमारा कोई भी एग्जामिनेशन कहीं भी ऑल अराउंड द ग्लोब कहीं भी नहीं होगा। इन्होंने उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया था। और एक हमारे इंस्टीट्यूट से, नहीं सर अभी कैसे, अभी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मतलब आपको, मतलब what more evidence do you need to assess that exams cannot be conducted in the month of May और जून? आपको कैसे समझ आएगा कि आप एग्जाम्स यहाँ पर नहीं कंडक्ट करा सकते? कांट यू सी द न्यूज, कांट यू सी द कंडीशन ऑफ दिस कंट्री? आपको लगता है आप इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं? एंड आई एम सो थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री कि उन्होंने दोनों इंस्टीट्यूट्स को इस तरह के डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया कि आप इन दोनों को दिसंबर और नवंबर में पोस्टपोन कीजिए। बट आई एम स्टिल वेरी, आई एम रियली, what should I say, I'm angry on these two institutes that they
kept on lingering on, हर 20 दिन में, एक महीने बाद बताना कि अब एग्जाम 1 महीने बाद होंगे या 15 दिन बाद होंगे। अगर आप पहले ही मार्च या अप्रैल में ही ये डिसीजन दे देते, so the students who were preparing for just one group, they could have there and then decided कि हमें both groups के लिए जाना है, और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे। They kept studying for 1 and 2 months for the first group and now आपने उन्हें change कर दिया। There are so many students, people who are in touch with me, they were saying कि मतलब पूरा रिदम ही ब्रेक कर दिया पढ़ाई का, और बार बार, एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ ऐसा। So these institutes are made for the students and the members, और आप उन्हें ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आप उनके लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूट्स, एंड दिस इज नॉट टुडे स्टोरी, ये बहुत पहले से चला आ रहा है सर, ये आज की कोई नई बात नहीं है। दे आर नोन फॉर दिस, इनकी तो रेपुटेशन है सर इस टाइप के घटिया डिसीजंस लेने की और अनटाइमली डिसीजंस लेने की, एंड आई थिंक इट विल कीप गोइंग बिकॉज such is the management. You see the council members, आपको देख के बात करके लगेगा कि इनको बिठा कैसे दिया किसी ने। पूरी पॉलिटिक्स चलती है, ये जितने भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हो चाहे रीजनल काउंसिल मेंबर्स हो, इट इज ऑल पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। चलिए आगे चलते हैं। वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग to all these kind of stories. I refrain from talking about all these things, but ऐसे ही कभी कभी आ जाता है गुस्सा, तो आ जाता है। एनीवेज, लेट अस गो बैक टू द टॉपिक। दूसरा एक और देखते हैं सर, दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेसेस 35 AD में। कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गई, इसके बाद वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। अगर आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, और उसे सेटिंग अप और ऑपरेटिंग, उसे सेटअप करनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेटअप करके छोड़ दिया और उसके ही बेनिफिट देंगे, नहीं, आप उसे ऑपरेट भी करेंगे, उसके भी जो एक्सपेंसेस होंगे उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ये भी 1/4/2009 के बाद। अगर आप हॉस्पिटल बनाते हैं, तो भी वो 35 AD में कवर हो जाएगा। मजा नहीं आ रहा क्या? लग रहा है कि सर ये क्या पढ़ाते जा रहे हो, बेनिफिट तो बताओ। चलो आओ, मैं थोड़ी सी चीटिंग करके आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एलिजिबल डिडक्शन क्या है सर। व्हाट इज द एलिजिबल डिडक्शन? 100% केपेक्स अलाउड इन द ईयर ऑफ इनकरिंग द एक्सपेंडिचर। ये हमने वहां भी बात की थी डेप्रिसिएशन के केस में कि 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले ही साल अलाउ कर देंगे सर आपको। अगर आपने 100 करोड़ का मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, या फिर 100 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 100% डिडक्शन आपको पहले ही साल मिलेगा। ये कब मिलता आपको? आने वाले सालों में 10% 15% डेप्रिसिएशन मिलता रहता, राइट? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले साल ही 100 का 100% अलाउ कर देंगे। ठीक है सर, तो ये बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये सारे बिजनेस करते हैं तो। अगर आप हॉस्पिटल बनाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कंडीशन देखिए, हैविंग एटलीस्ट 100 बेड्स। 100 बेड से कम का नहीं होना चाहिए, ज्यादा का हो सकता है। उसे बनाने में जितना खर्चा होगा और उसे ऑपरेट करने में जितना खर्चा होगा, सारा का सारा उसी साल मिल जाएगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट? अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, बिल्डिंग एंड सेलिंग। अगर आप बनाते हैं और बेचते हैं उन्हें, इस टाइप के कोई प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं, टेकअप करते हैं, उस केस में जितना भी एक्सपेंडिचर होगा पहले ही साल मिल जाएगा। ठीक है। फर्टिलाइजर प्लांट अगर आप बनाते हैं, कोई न्यू प्लांट अगर बनाते हैं, या कोई पुराने ही प्लांट में नई फैसिलिटी बनाते हैं, उस केस में भी एक्सपेंडिचर आपको मिल जाएगा। क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन या क्रॉस कंट्री क्रूड और पेट्रोलियम पाइपलाइन, ये पाइपलाइन अगर आप ले करते हैं तो उस केस में क्या होगा? कब मिलेगा? अगर आप ये कैरी कर रहे हैं, या फिर बना रहे हैं, या ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर इनसे रिलेटेड आप कोई स्टोरेज फैसिलिटी भी बनाते हैं, तो उस केस में भी ये 35 AD के बिजनेस में कवर हो जाएंगे। अगर आप सर होटल खोलते हैं, अरे सर क्या बात है सर, ये तो मजा आ गया सर, अब तो हमने यही करना है सर। सीए बनने के बाद, सीएस बनने के बाद कुछ नहीं करना, 1-2 साल जॉब करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और होटल खोल लेंगे सर, और पूरा का पूरा डिडक्शन पहले ही साल में ले लेंगे। ठीक है, और मुझे जरूर बुला लेंगे। तो कौन सा ऐसा वैसा होटल मत खोलना, ठीक है? 2 स्टार और अबव, ऐसा नहीं कोई सा भी धर्मशाला खोल के बैठ गए, नो, उस पर नहीं मिलेगा सर। ठीक, तो बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंसेस पर आपको 35 AD का डिडक्शन मिलेगा।
स्लम डेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि कई स्लम्स होते हैं, वहां पर उनके लैंड को लेकर वहां पर हाई राइज बिल्डिंग बना दी जाती है। तो जैसे 100 फैमिलीज अगर रह रही थी तो उनकी हमने एक हाई राइज बिल्डिंग बना दी 50 फ्लोर की, उस पर सारे लोग शिफ्ट कर। तो इस टाइप का अगर कोई प्रोजेक्ट आप लेते हैं, टेक ओवर करते हैं, तो डेवलपिंग और बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपको बेनिफिट। इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन अप्रूव्ड बाय कस्टम, ये कस्टम का एरिया है। अगर इस टाइप का डिपो या फिर फ्रेट स्टेशन आप बनाते हैं तो उसमें भी, तो बेसिकली ये क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि भैया आप हॉस्पिटल खोलो, गवर्नमेंट चाहती है आप जो वीट और वो सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसके लिए वेयर हाउस बनाओ, गवर्नमेंट चाहती है कि कोल्ड चेन फैसिलिटीज बने, गवर्नमेंट चाहती है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ले करो आप, गवर्नमेंट चाहती है होटल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, टूरिज्म प्रमोट हो, गवर्नमेंट चाहती है कि स्लम के जो एरियाज हैं वहां पर हाउसिंग प्रोजेक्ट बने, गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारे काम। अगला देखते हैं, बी कीपिंग, प्रोडक्शन ऑफ हनी, प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स, तो इसके केस में भी मिल जाएगा सर। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज इन केस ऑफ शुगर, वेयर हाउसिंग ऊपर आ चुका है लेकिन वेयर हाउसिंग में ब्रैकेट में क्या लिखा था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या दिया है, शुगर। सर शुगर इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नो, शुगर इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शुगर इज प्रोसेस्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। शुगर केन से प्रोसेस होता है शुगर, तब जाके वो बनता है, इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस। जैसे वीट है, तो वीट आपने निकाला, उसको वो पैक किया और आपका वीट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। लेकिन शुगर ऐसे नहीं, शुगर आप कहीं से निकालते नहीं हो, आपका जो शुगर केन होता है उसका जो भी आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप मैं क्या बोलूं, तो उससे आप बना लेते हो, ठीक है ना। अगला स्लरी पाइपलाइन, ये होती है सर। स्लरी कौन सी, स्लरी ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर की स्लरी होती है, उसकी पाइपलाइन जो होगी उसके लिए दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब आपने देखा हो वेफर, आपने वो देखा है वेफर क्या होते हैं, जैसे आपने कहीं वेल्डिंग वेल्डिंग का काम होता है देखा है आपने, जहां पर वो एक कोई मास्क वास्क पहन के एक रॉड से वो कर रहा होता है, वहां से बहुत सारी फ्लेम्स निकलती हैं। सो दैट मटेरियल विच ही इज यूजिंग इन दैट रॉड, उसे वेफर बोलते हैं सर, ठीक है। ये फैब्रिकेशन के काम में यूज होता है। तो इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने लगाई तो उसमें आपको वो फायदा मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपने लगाई, किसकी, किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लगाई, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग, या तो सिर्फ आप डेवलप कर रहे हैं या मेंटेन और ऑपरेट भी करने हैं, या फिर आपने डेवलप भी की, मेंटेन भी की और ऑपरेट भी की, तो इन सबके केस में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर होगी तो आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ सबकी डेट्स दी हुई है, यहाँ मैंने आपको बताया क्या क्या डिडक्शन मिलेगा। सर केपेक्स का उसी साल डिडक्शन मिल जाएगा जो भी केपेक्स आपने किया उस साल उसका डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्या पहले का भी एक्सपेंडिचर मिलेगा जो बिजनेस कमेंस होने से पहले का है। अलाउड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ कमेंसमेंट, यस मिल जाएगा, लेकिन पहले नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ। ओनली इफ सेम इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब केपेक्स हम देखेंगे कैसे हम केपेक्स है, अगर आपने बुक्स में उसे कैपिटलाइज कर दिया है तभी उसे केपेक्स माना जाए, ठीक। नो डिडक्शन विल बी अलाउड इन द फॉलोइंग, डिडक्शन नहीं मिलेगा कब, इफ इट इज स्प्लिटिंग अप द एग्जिस्टिंग बिजनेस और बाय रिकंस्ट्रक्शन। आप बोलो सर कि मेरा एक होटल है, ए बी सी होटल चेन है, ठीक है। आप बोलो सर मैंने इसे ब्रेक कर दिया ए होटल चेन में, बी होटल चेन में और सी होटल चेन में, तो सर ये तीनों नए ही तो हैं, ये तीनों नए ही तो हैं। मैं कहा हटो, कैसी बातें कर रहे हो, ये आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट अप कर दिया या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आप इसको नया बिजनेस नहीं बोल सकते, ठीक है ना, आप इसे नया नहीं बोल सकते, तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ है तो डिडक्शन नहीं देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं सर। ऐसा नहीं है हम कह रहे हैं कि नहीं 100% प्रोडक्ट्स नए ही लोगे तभी डिडक्शन मिलेगा, नो, यू कैन टेक अप सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन कितनी, वो कह रहे हैं कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने जो टोटल एसेट, टोटल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी वो 100 करोड़ की खरीदी और उसमें से सेकेंड हैंड कितने की है,
30 करोड़ की, तो सेकेंड हैंड कितनी हो गई, 30% हो गई, तो कह रहे हैं नहीं देंगे डिडक्शन, क्योंकि अगर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी टोटल प्लांट एंड मशीनरी के 20% से ज्यादा की हुई तो डिडक्शन। 20% तक रख लो सेकेंड हैंड। आप कह रहे हो कि नहीं हम नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, 80% मशीनरी पुरानी है, 20% नहीं ले ली, बेवकूफ मत बनाओ यार, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो, पुरानी उससे काम चला रहे हो, ठीक है ना। तो डिडक्शन कब नहीं मिलेगा, जब सेकेंड हैंड का प्रोपोर्शन जो है टोटल प्लांट एंड मशीनरी में से, उसमें से 20% से ज्यादा, तो डिडक्शन नहीं। लेकिन इफ सेकेंड हैंड मशीन, सेकेंड हैंड मशीन विच हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कोई सेकेंड हैंड मशीन है वो इंडिया के बाहर से आई है, वो इंपोर्ट की गई है इंडिया के बाहर से, और इंडिया में अभी तक कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया, तो उस पर डिडक्शन दे देंगे, उसे नई मशीनरी मानेंगे, उसे सेकेंड हैंड मानेंगे ही। क्या बोले सर, नहीं समझ आया। सर इंडिया के बाहर से कोई मशीन खरीदी, ठीक है, और फिर उसको इंडिया में ले आए, तो है तो ये सेकेंड हैंड ही है ना, है तो सेकेंड हैंड। लेकिन इंडिया में क्या उस पर कभी आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, नहीं। अरे पहली बार लेके आ रहे हैं भाई इंडिया में, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ नहीं, तो इसे बोल रहे हैं कि इसे इंडिया के लिए तो न्यू मानेंगे और इसको सेकेंड हैंड ट्रीट मत कर, ठीक है। बस मिनिमम यूज ऑफ 8 years ऑफ कैपिटल, 8 साल तक एसेट मत बेचिएगा सर, नहीं तो डिडक्शन जितना भी दिया है वो वापस ले लेंगे। If assets are used for other than specified business, that will be deemed to be income from PPP. अगर आपने होटल में, आपने बोला हम फर्नीचर लेके आ रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी होटल में लेकर आ रहे हैं, इसके लिए होटल में लाए हैं, डिडक्शन क्लेम कर लिया पहले साल, फिर उसे ट्रांसफर कर दिया अपने किसी और बिजनेस में, पूरा का पूरा जितना डिडक्शन दिया था उतनी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर 35AD। क्या बात है कि ये सारे सब बिजनेस है, डिडक्शन केपेक्स का पहले साल 100% डिडक्शन दे देंगे, पिछले सालों का भी डिडक्शन दे देंगे। कोई टाइम लिमिट दिया है क्या, पिछले साल कितने, उन्होंने कहा नहीं, पिछले कितने भी साल में उनका मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कब, जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस, ठीक है। आइए सर, तो ये हो गया। अब ये मैंने आपको ऊपर के दोनों बताए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया, उसके ऊपर वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया। ये मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आने वाले 2-3 सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं, बस वही वाली बात है। 35CCA में डिडक्शन मिलेगा, कब मिलेगा, अगर आप एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए, तब डिडक्शन मिलता है। असेसिंग द फॉलोइंग, क्या क्या एक्सपेंडिचर, ऐसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को एक्सपेंडिचर किया जिसका ऑब्जेक्ट एक प्रोग्राम चलाना है रूरल डेवलपमेंट का, ऐसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को पेमेंट किया जिसका ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग देना है ऐसे लोगों को जो कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। या फिर टू रूरल डेवलपमेंट फंड अगर आपने डायरेक्ट पेमेंट किया, या फिर नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड में अगर आपने कोई पेमेंट किया, तो भी आपको फायदा मिल जाएगा। कितना फायदा मिलेगा, जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है उतना फायदा मिल जाएगा। मैंने 10 करोड़ रुपए इनको डोनेशन दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, तो मुझे 10 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा। कोई डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहां भी ले लें कहीं और भी ले लें। अगर कल को चल के कि किसी एसोसिएशन जो है उसे उसका अप्रूवल छिन जाता है या खत्म हो जाता है, तो हमारा डिडक्शन इनवैलिड नहीं रहेगा, हमारा डिडक्शन, ठीक। तो ये क्या था, इसे हम बोल सकते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ज्यादा क्यों नहीं आता, क्या पूछेंगे इसमें, जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उतना एक्सपेंडिचर आपको अलाउड हो रहा है डिडक्शन के लिए। साइंटिफिक में क्या था, 1.5 है किसी में 100 है, तो उनको मजा आता है क्वेश्चन पूछने में कि कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें क्या कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ज्यादा आता नहीं है इसमें, ठीक है। आइए
35 सी देखते हैं, ये और शॉर्ट कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं जानने लायक। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जितना अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? 150% ऑफ एक्सपेंस। अगर आपने 10 करोड़ दिए तो 15 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कंट्री में, उसके लिए कोई डबल डिडक्शन अलाउ नहीं, सीधी सी। आगे आ जाते हैं 35 CCD, नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट स्कीम। गवर्नमेंट इंडिया ने कोई स्कीम निकाली, ये किसे मिलेगा? कंपनी एसएससी ओनली, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है सर। कितना डिडक्शन? 150% ऑफ एक्सपेंस। ठीक है जी, यहाँ भी नो डबल डिडक्शन अलाउ, यहाँ पर भी कोई डबल डिडक्शन अलाउ नहीं। आइए सर एग्जाम्पल करते हैं। Mr. Arnav is a proprietor having 2 units. Unit A carries on specified business of setting up, operating a warehouse facility for storage of sugar. Sugar के लिए allowed है क्या? जी allowed है। Unit B carries on non-specified business for operating a warehousing facility, storage of edible oil. तो non-specified उन्होंने देखिए कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं सर। उन्होंने क्या कहा? पहला यूनिट ए जो है वो स्पेसिफाइड बिजनेस है, यूनिट बी नॉन स्पेसिफाइड। उन्होंने पहले ही बोल दिया, आप मेहनत मत करो, ज्यादा जोर मत डालो अपने दिमाग पे, वैसे ही कम है। आप पे होगा सर कम, हमारे पास तो बहुत है। ठीक, आप कह रहे हो। आगे पढ़ते हैं। यूनिट ए मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस वाली कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1/4/2018, ठीक है। एंड इट क्लेम डिडक्शन ऑफ 100 lakhs incurred on purchase of 2 buildings for 50 lakh each for operating a warehouse facility for storage of sugar under section 35 AD, ये ठीक है। However, in February 2020, Unit A transferred one of its buildings to Unit B. Oh my God! पता है क्या हुआ? आइए आइए आइए, ये तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया यार सर। ये तो कैसे होगा? मतलब यूनिट ए, यूनिट बी, शुगर पता नहीं, ऑयल, स्पेसिफाइड यस, स्पेसिफाइड नो। 50 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी, 50 लाख की एक और बिल्डिंग खरीदी, 2 बिल्डिंग खरीदी 100 लाख। क्या उस साल, क्या उस साल कब खरीदी सर? यहाँ पर खरीदी थी। बिजनेस यहाँ पे कमेंस किया, मतलब 18-19 प्रीवियस ईयर में बिजनेस कमेंस किया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सर, हुआ क्या होगा 18-19 में, मुझे ये बताइए। 18-19 का इनका बिजनेस का वो बनाएंगे तो इनकम तो नहीं पता, डिडक्शन पता है मुझे। अंडर सेक्शन 35 AD कितना मिल गया होगा? पूरा का पूरा 100 लाख मिल गया होगा सर। पूरा केपेक्स मिल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, मिल गया। अब ये क्या कह रहे हैं, फेब 2020 में इन्होंने एक बिल्डिंग इसमें से, ये वाली बिल्डिंग यहां ट्रांसफर कर दी।
सर अलाउड ही नहीं है ये तो, 8 साल तक तो दे नहीं सकते, 8 ईयर्स तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। करोगे तो जितना डिडक्शन मिला था, क्या बात हुई थी, जितना डिडक्शन मिला था उतना डिडक्शन इनकम मान लेंगे। ठीक है सर, आइए एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सच ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर। चलिए सर, टैक्स ट्रांसफर ऑफ मिस्टर, आइए since the capital asset in respect of which deduction was claimed under section 3580 has been transferred by unit A carrying on specified business to unit B carrying on non-specified business in previous year this the deeming provision under section this is attracted during assessment year 9। फिर भी वो भाषा लिख दी, बात तो ये कह रहे हैं कि वो डीमिंग प्रोविजन आ जाएगा कि आपने वो एसेट बेच दिया तो अब क्या होगा सर, जितना डिडक्शन मिला था उतना डिडक्शन इनकम बन जाएगी उसकी, सीधी बात तो ये है। ठीक है ना। आइए सर, तो देखिए डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 3580 फॉर प्रीवियस ईयर, वो सॉरी असेसमेंट ईयर 1920 कितना था, 50 लाख। 50 लाख इसकी इनकम बन गई सर, 50 लाख इनकम बन गई। अब ये एसेट वहां पर ट्रांसफर भी हो गया। अब देखिए तो ये ये वहां पर एसेट ट्रांसफर चला गया, लेकिन ये एसेट जब वहां जाएगा डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 फॉर असेसमेंट ईयर 1920 10% ऑफ 50 लाख। बिल्डिंग है सर, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पर आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलता है, 10% मिलता है। तो उन्होंने कहा देखिए अगर ये हमारे यहाँ पर एसेट आता तो 50 लाख का एसेट है, इसमें 10% डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज कर लेते, 5 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो हमारी इनकम बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बचा डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 3580 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो हमने एक बात और देखी कि अगर कोई एसेट ट्रांसफर होता है आने वाले सालों में तो उस केस में डिडक्शन या डेप्रिसिएशन जितना मिल जाना चाहिए था उतना डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम इनकम मानते हैं। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया सर? यूनिट भी बोला कि मान लेते हैं, आप कह रहे हो कि ठीक है मैं इतना तुम्हारी इनकम मान लूंगा, हम कह रहे थे 50 लाख इनकम मान लेंगे आपकी, 50 लाख इनकम मान लेंगे। उसने कहा एक बात बताओ, अगर मैंने ये उस साल जिस साल आपने ये एसेट खरीदा था यहाँ पर यूनिट ए में, मैंने उस साल ये एसेट यहाँ पे खरीदा होता तो 5 लाख का तो डेप्रिसिएशन मुझे मिल ही गया होता, 5 लाख का डेप्रिसिएशन तो मुझे वैसे ही मिल गया होता, तो आप बेमतलब में मेरी 50 लाख इनकम क्यों मान रहे हो? हमने कहा बात तो सही है। मैंने कहा कहते हैं कि गुनाह करा मैंने, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप तो पूरे के पूरे उठा के 50 लाख बेमतलब में, मतलब आप तो मुझे 1 साल का डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउ कर दोगे अगर आप 50 लाख मेरी इनकम मान लो तो। बात तो सही है, ऐसा मत करो, आप मान रहे हो इनकम मान लो, लेकिन इतने साल जितने साल मैंने वहां पर यूज करा उतने साल का डेप्रिसिएशन तो मुझे अलाउ कर। मैंने कहा ठीक है, जितने साल आपने वहां यूज किया उतने साल का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो जाएगा, बाकी की आपकी इनकम मान ली जाएगी। मिस्टर अर्नब, हाउएवर, by the virtue of explanation this can claim depreciation under 12 of the building। ये वही बात हो गई, ये वही बात आ गई जो हमने ऊपर पढ़ी थी, यहाँ इसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो एक्चुअल कॉस्ट यूनिट बी की यहाँ पर इतनी हो जाएगी। अब ये यूनिट बी के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी रहेगी, यहाँ इनकम तो मान लिया, यहाँ इनकम तो मान लिया, लेकिन अब क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं क्या 45 लाख रुपीस पर? बिल्कुल मिलेगा सर, 100% मिलेगा, लेकिन क्या 50 पे मिलेगा 45 पे? इनकम कितना माना, 45 लाख माना, तो उस केस में डेप्रिसिएशन अब 45 लाख पर मिलेगा, सो 45 विल बी द एक्चुअल कॉस्ट, 45 विल बी द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, चलिए सर आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा ऑडिट के बारे में बात करेंगे। आई थिंक ओनली 2 classes आर लेफ्ट फॉर दिस चैप्टर
एंड इन द नेक्स्ट 2 lectures our PGBP will be finished. ठीक है ना? तो हम अभी कल डाउट सेशन रखते हैं, बहुत दिन हो गए डाउट सेशंस नहीं हुए. सो आफ्टर दैट in just 2 classes we will finish up the chapter. चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. बाय बाय.